हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लास्ट सेशन में हम लोगों ने इनकम टैक्स में कुछ सेक्शंस और प्रोविजंस देखते थे। जल्दी जल्दी उनको रिकैप कर लिया जाए जी। सेक्शन 1 देखा था, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 231 में देखा था हम लोगों ने पर्सन की डेफिनेशन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, यूपीबीआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सेक्शन 3 में देखा था प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। सेक्शन 4 देखा था चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स, पांचों हेड्स ऑफ इनकम को जोड़ लेते हैं, क्लबिंग कर लेते हैं, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है, डिडक्शंस ले लेते हैं, टैक्सेबल इनकम आ जाती है, रिबेट टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, रिबेट एंड रिलीफ दे देते हैं, उसके बाद टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी जोड़ लेते हैं, उसके बाद टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स माइनस हो जाता है, नेट बैलेंस ड्यू, ओके, नेट टैक्स लायबिलिटी। सेक्शन 5 हम लोगों ने देखा था स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया, साथ साथ बोलेंगे। इन इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल होगा। इनकम रिसीट और डीम्ड टू बी रिसीट इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल होगा। आउटसाइड इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट इफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप आउट्स इन इंडिया, आउटसाइड इन इंडिया, तो दो में टैक्सेबल होगा। लास्ट मैंने बताया था एनी अदर केस, केवल फर्स्ट में टैक्सेबल होगा। सेक्शन 6 हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस की बात की थी, इंडिविजुअल का देखा था, और मैंने कहा था कि आज हम लोग सिंपल पढ़ रहे हैं, कुछ एक्सेप्शंस हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे एंड टुडे इज दैट सेशन। क्या था सेक्शन 6 में हम लोगों ने देखा था इंडिविजुअल के बारे में। या तो इंडिविजुअल रेजिडेंट होता है या तो नॉन रेजिडेंट होता है। रेजिडेंट के समय हमें ये देखना पड़ता है क्या वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर इंडिया में था, अगर हाँ तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। लेकिन केवल एक कंडीशन नहीं है, दूसरी कंडीशन भी है। या तो पहली कंडीशन पूरी करो या फिर सेकंड कंडीशन, आई हैव टू फुलफिल एनी वन ऑफ बोथ ऑफ दीज टू कंडीशन, नॉट बोथ ऑफ दीज टू, ओनली वन ऑफ दीज टू। सेकंड कंडीशन थी कि if he resides 60 days during the relevant previous year in India and 365 days or more during the 4 preceding previous years in India, अगर हाँ तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। इज इट क्लियर? अगर ये फिक्स हो गया कि वो इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो उसको फिर दो पार्ट में तोड़ने की जरूरत पड़ी थी, या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए जरूरी था कि दो कंडीशंस पूरी कर ले। पहली कंडीशन, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर्स में 730 डेज, मैंने गलती से वहां 729 लिख दिया था, याद होगा आपको, 730 डेज और मोर इंडिया में रहता हो, एंड ड्यूरिंग द 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में एटलीस्ट 2 ईयर वो रेजिडेंट की कंडीशंस पूरी करता हो। लेकिन इतना कुछ देखने के बाद हम लोगों ने जब बेसिक कंडीशंस देखी थी, यही तो देखी थी, इंडिविजुअल के केस में बेसिक कंडीशंस देखी थी। पहली बेसिक कंडीशन देखी थी कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज और मोर इंडिया में रहा हो, या फिर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर इंडिया में रहा हो, एंड, ये नहीं समझ में आया, एंड ये वाला दिख रहा है जी सर, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज और मोर रहा हो। लेकिन अब जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं, हम आपसे इंडिविजुअल की ही बात करने जा रहे हैं, हम आपसे केवल और केवल इंडिविजुअल की बात करने जा रहे हैं। ध्यान ये देना है कि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप ओपन करेंगे, अगर नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, हम है ना। और मेरी 3 बातों को जरा गौर से सुनेंगे, ठीक है ना। हम जो अब बोलने वाले हैं वो ये बोलने वाले हैं कि इस 60 डेज को 182 डेज किया जाएगा एक्सेप्शंस के केसेस में। मींस अब हम जो आपको 3 पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं,
In all these 3 points, I'll tell you that now we are going to do the study of 182 days. We are just going to replace the 60 days with 182 days. हम इस 60 दिन को हटा करके 182 दिन रखने जा रहे हैं, 182 डेज, 182 दिन रखने जा रहे हैं। वो कौन सी सिचुएशंस हैं जब हम यहां पर 182 दिन रखेंगे? दैट्स इट, when it would be replaced by 182 days instead of 60 days. Now there are 3 conditions, and all these 3 conditions are individual conditions, simultaneous नहीं है, अलग अलग conditions हैं, तीनों अलग अलग conditions। और जब मैं सुनाऊंगा तो बहुत मजा आने वाला है। अगर हम इसको 182 दिन या 182 डेज रख दे तो आपको इसमें और इसमें जरा फर्क बताइए। सर, जब 182 डेज यहां भी, 182 डेज यहां भी, तो कौन सा ऐसा बंदा होगा, खरबंदा नहीं, कौन सा ऐसा बंदा होगा जो 182 और 365 दिन की कंडीशन दोनों को पूरी करे, और यहां केवल 182? भले ही इस कंडीशन को डिलीट कर दिया जाना चाहिए था, तो डिलीट करने के बजाय 60 को 182 रख दिया गया। ये कंडीशन अपने ही आप इररेलेवेंट हो गई, क्योंकि अपने आप ये आ गया। मेरी बात समझ में आ रही होगी? ये कंडीशन अगर हमने 182 दिन रख दिया, then why to go with this one condition? Because this one condition is not alone. This condition is an accumulation of 2 different things, 182 days and 365 days, and here is a condition only 182 days. अगर कोई बंदा 182 दिन या उससे अधिक आ गया तो ये कंडीशन पूरी करे या ना करे? अरे ये तो अपने आप पूरी हो गई ना। मैंने आपको कहा कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करो, तो ये कंडीशन अपने आप पूरी हो गई। तब इसको पूरा करने से कोई मतलब क्या है? ये कंडीशन हमारे लिए इररेलेवेंट हो गई। इररेलेवेंट, रेलेवेंट मैंने अलग बोला, वैसे इररेलेवेंट हो गई, यानी ये हमारे लिए बेकार हो गई। जी सर, तो हम आपसे केवल इतना बोलना चाहते हैं कि इन ऑल दीज 3 कंडीशंस, द 4th कंडीशन टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, in all these 3 conditions we have to place 60 days as 182 days. Okay, yes or no? And due to that, आगे मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, और इसके कारण ये पूरी कंडीशन हमारे लिए इररेलेवेंट हो गई। यानी इन 3 कंडीशन में केवल यही एक फुलफिल करना पड़ेगा। इन 3 कंडीशंस में केवल यही वाली कंडीशंस रेलेवेंट होगी। बुक में नहीं लिखा है कि ये डिलीट हो गई, ये इररेलेवेंट हो गई। आपका कॉमन सेंस बोलता है कि जब 182 दिन रख ही दिया तो इधर चले जाओ, इधर काहे के लिए आएंगे? ठीक। अब मैं वो 3 कंडीशन बोलने जा रहा हूं कि वो 3 कंडीशन क्या है जब वो 60 दिन 182 दिन या 182 डेज बन जाएगा। इंडिविजुअल एंड इंडियन सिटीजन। सर गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? गड़बड़ ये हुआ है कि हमने अभी अभी जो वर्ड यूज किया इंडिविजुअल एंड इंडियन सिटीजन, जबकि सर आपने जब फर्स्ट सेशन हम लोग को इस चैप्टर का दिया था, पहला लेक्चर दिया था, तो आपने कहा था टैक्सेशन कभी सिटीजनशिप बेसिस पर चार्ज नहीं किया जाता। हम अभी भी यही बोल रहे हैं, रेजिडेंट बेसिस पर ही चार्ज किया जाता है। लेकिन ये वो 3 एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है किनको? सिटीजन्स को। कौन से सिटीजन्स? इंडियन सिटीजन्स को। इंडिविजुअल एंड इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अगर कोई भारतीय नागरिक आउटसाइड इंडिया जा रहा है, अगर कोई भारतीय नागरिक आउटसाइड इंडिया जा रहा है जॉब या एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, और जब भी जॉब या एम्प्लॉयमेंट वर्ड का नाम आता है तो एक ही चीज याद आती है कि जाते हो परदेश, अब लौट के कब आओगे nobody knows. Means there is an intention of that citizen to leave India permanently. Now when he'll come back nobody knows. तो जब कोई बंदा जॉब या एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से आउटसाइड इंडिया जाता है एंड द पर्सन वाज एन इंडियन सिटीजन, देन इन दैट केस वी हैव टू प्लेस 182 डेज इंस्टेड ऑफ 60 डेज। इज इट क्लियर? जी सर। दूसरा, इंडियन सिटीजन, अगेन आई एम जस्ट टेलिंग अ वर्ड, इंडियन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप लिविंग इन इंडिया। ओके, ये भी भारत छोड़ रहा है।
एक इंडियन सिटीजन है, ओके, क्रू मेंबर है ऑफ अ शिप, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, बोलूं, बोल दीजिए सर। इंडियन शिप, ओके, इंडियन सिटीजन इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन रहा है, और शिप है जो नदी में या समुद्र में होती है, और शिप जो समुद्र में है वो कभी रुकती नहीं, वो चलती रहती है। ओ तो इसका मतलब अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडियन शिप का क्रू मेंबर है तो वो तो हमेशा बाहर ही बाहर चलेगी, कभी यहाँ कभी वहाँ, कितने दिन वहाँ पता नहीं। तो कहा गया कि अगर ये भी सिचुएशन है तो भी हम 60 डेज को 182 डेज में रिप्लेस कर देंगे। दो कंडीशन अभी तक मैंने आपको बताई कि पहला, अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ता है only by having, only for the purpose of having a job outside India permanently, and when he'll come back nobody knows, then in that case the second, when an Indian citizen leaves India after getting a job in Indian ship as a crew member, then in that case, and the third and the last, क्योंकि फोर्थ मुझे आपको बताना अभी नहीं है। Third, individual and Indian citizen or a person of Indian origin visiting India. Individual and Indian citizen or a person of Indian origin visiting India. अब कोई बाहर से बंदा इंडिया में आता है उसके लिए है, हाँ। इंडियन सिटीजन है, बाहर से अंदर आता है। अगर कोई इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का बंदा है, इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन का बंदा हो, अगर आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आता है और केवल विजिट करने के पर्पस से, अगर कोई बंदा आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आता है और वो बंदा इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का बंदा है और वो विजिट करने आता है, अंडरलाइन कर ले इस चीज को, हमेशा के लिए नहीं आ रहा था, विजिटिंग इंडिया, देन इन दैट केस ऑल्सो। सर इंडियन सिटीजन तो बात समझ में आती है, ये इंडियन ओरिजिन का क्या मतलब है? इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है वो लोग जिनके दादा दादी नाना नानी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, भले ही वो पार्ट अब पाकिस्तान या बांग्लादेश का नाम से जाना जाता हो। यानी अगर किसी के जैसे मेरे दादा दादी नाना नानी आउटसाइड इंडिया में पैदा हुए थे, उस समय आउटसाइड इंडिया नहीं अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, जो अब पाकिस्तान कहा जाता है, अगर वहाँ से वो माइग्रेट हुए यहाँ आए, हम क्या उनकी बात कर रहे हैं ना, हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडिया में विजिट करने आ रहे हैं, उनके लिए भी। इज इट क्लियर? इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का बंदा, ओके, तो उनके लिए भी ये कंडीशन लगेगी। तीन लोगों के बारे में मैंने बताया, कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ रहा है जॉब के लिए, कोई इंडियन सिटीजन है, इंडियन क्रू मेंबर, इंडियन शिप के क्रू मेंबर का हिस्सा बन जाता है और वो हिंदुस्तान छोड़ रहा है। तीसरा मैंने बताया कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का बंदा, इंडियन ओरिजिन जो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो, अगर वो इंडिया में विजिट करने आता है। इज इट क्लियर? कहते हैं ना भारतीय मूल का एक बंदा अमेरिका का ये बन गया, भारतीय मूल का ये बंदा लंदन विश्वविद्यालय या लंदन यूनिवर्सिटी में, कहने का मतलब कुछ इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। वो भारतीय मूल क्या है? इंडियन ओरिजिन। In all the above three cases, 60 days will be replaced with 182 days. So only condition mentioned in 1A shall apply to determine the residential status in these three cases. Is it clear? हम लोग का ये इंडिविजुअल का हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर हो गया जी सर। आपको इसमें डाउट रहेगा? नहीं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था HUF की बात बताई थी,
HUF में बताया था होली और पार्टली मैनेज्ड और कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो रेजिडेंट, अदरवाइज 100% आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट हो जाता है HUF तो दो पार्ट में तोड़ देते हैं, और कर्ता के ऊपर वो कंडीशंस अप्लाइड होती हैं, इंडिविजुअल की तरह कर्ता के ऊपर वो कंडीशन अप्लाइड होंगी, एडिशनल कंडीशंस। कॉपी पेस्ट किया गया था। HUF को छोड़ दें, AOP, BOI, फर्म, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी को छोड़कर बाकी के केस में बताया गया था 100% ऑफ पार्ट ऑफ द अफेयर्स आर मैनेज्ड और कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो वो रेजिडेंट हो जाता है। अगर 100% आउटसाइड इंडिया हो तो नॉन रेजिडेंट हो जाता है। अब आते हैं आगे की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं, और उसमें भी हम लोग को थोड़ा सा नॉलेज डीप में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम आपको पोयम पढ़ाएंगे। कंपनी के बारे में मैंने बताया था आपको कि या तो वो इंडियन कंपनी हो तब तो वो रेजिडेंट है, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। लेकिन एक और कंडीशन थी कि वो नॉट एन इंडियन कंपनी है। अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है एंड पोयम इज इन इंडिया, तो वो रेजिडेंट हो जाएगी। अब प्रॉब्लम आती है, पोयम का मतलब क्या? पहले एक अलग सिस्टम था, अब एक अलग सिस्टम है। अब आप लोग देखते होंगे कि पहले क्या था, लोग शेल कंपनीज क्रिएट कर लेते थे। क्या? कौन सी कंपनीज? शेल कंपनीज क्रिएट कर लेते थे। शेल कंपनीज क्रिएट करने का पर्पस ये होता था, ऑन पेपर केवल ये कंपनियां रहती थी और इनका पर्पस केवल ये होता था काला धन इकट्ठा करना, ब्लैक मनी। एंड बेसिकली इन कंपनियों का मेन पर्पस ये होता था कि ब्लैक मनी को इनकरेज करना या ऑन पेपर्स केवल रिकॉर्डिंग करना एंट्रीज को, दैट्स इट। 2 नंबर के पैसों को 1 नंबर में कन्वर्ट करना। अब इनके ऊपर लगाम लगी है, आपको अच्छी तरह मालूम होगा, कई बार आपने सुना भी होगा, शेल कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट इनको ना बनने देने के लिए। उस चेन में एक ये भी चेन है, क्योंकि आज से 1 साल पहले 2016 असेसमेंट फाइनेंस एक्ट के पहले, ये तो हम लोग 2017 फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी मुझे आपको एक आधा लेक्चर देना पड़ेगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंस एक्ट। फिलहाल वो आएगा मौका, हम आपको बिल्कुल बताएंगे। हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं 2017 फाइनेंस एक्ट कर रहे हैं। अब एक वर्ड आया है लास्ट सेशन से कि भाई प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इसके पहले क्या होता था, इंडियन कंपनी होती थी, अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है तो कहा जाता था इफ 100%, इफ इट इज़ नॉट एन इंडियन कंपनी एंड 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज फ्रॉम इंडिया। तो बड़ा कंट्रोल और मैनेजमेंट की बात को लेकर के कन्फ्यूजन क्रिएट रहता था। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब जहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन होता हो, तो कोई भी कंपनी कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मीटिंग यहाँ कर ली वहाँ कर ली तो पता नहीं चलता था। मतलब वो अपने हिसाब से अपने डिसीजंस को ले करके किनारे कर देते थे और सरकार को चूना लगाते थे और सरकार देखती रह जाती थी। अब सरकार ने कहा भाई नहीं, हम ये काम नहीं होने देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पर यही वाला सिस्टम लगता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। चलिए सर, हम लोग नकल करने का काम कर रहे हैं। हाँ, नकल करने का भी काम कर रहे हैं और साथ साथ हम अपने आप को लाइन पे लाने का काम कर रहे हैं। लाइन पे लाने का मतलब हम लोग भी डेवलप्ड कंट्री की ओर अग्रसर हैं, बढ़ रहे हैं। हम लोगों की टैक्स ट्रीटीज हो रही हैं, टैक्स इवेजन रोकने के लिए डिफरेंट कंट्रीज के साथ हम लोग टैक्स ट्रीटीज कर रहे हैं, ताकि जो लोग टैक्स चोरी करने में इन्वॉल्व है वो एक कंट्रीज एक दूसरे के देश को सपोर्ट करें, उनके नाम एड्रेस को डिस्क्लोज करें। उस चेन में ये भी एक सिस्टम था। यहाँ पर हम लोग थोड़े अलग हो जा रहे थे, तो यहाँ पर एक जैसा लाने के लिए जरूरी था कि यहाँ पर भी इंडिया में भी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट चीज को लाया जाए, ताकि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को पूरी तरह से इफेक्ट में लाया जा सके। पर्पस ये था, मैंने क्या वर्ड यूज किया, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को पूरी तरह से इफेक्ट में लाया जा सके। अब इसके कारण वो काफी हद तक पॉसिबल हो सका। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल मतलब है। अ
प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल, अच्छा एक बात और याद रखेंगे, ये फाइनेंस एक्ट 2015 से चेंज आया था। अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस, key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of the business of an entity as a whole are in substance made। मैं फिर से बोलता हूँ, a place where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of the business of an entity as a whole is in substance made। यानी जहां पर की मैनेजमेंट अपने डिसीजंस लेता है, ये कहलाता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ओके, तो जहां पर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा उस साल के लिए, यानी ये इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर लेंगे आप लोग, अगर बुक में नहीं है तो भी, हर साल का इफेक्टिव मैनेजमेंट वी हैव टू चेक। अगर place of effective management is in India in this year, then the company would be treated as resident. Now in the very next year, if the place of effective management is not in India, then it would be treated as non-resident in the next year। अब दूसरी कंट्री में भी ये रूल है, अगर वहां पर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है तो पक्की बात है उस कंपनी का फिर इंडिया में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं होगा। अगर इंडिया में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है तो यह पक्की बात है कि दूसरी कंट्री में, जिस कंट्री के साथ इंडिया का एक ट्रीटी हुआ है, वहां पर उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं होगा। यानी कंपनी केवल एक ही जगह पर रेजिडेंट और दूसरी जगह पर नॉन रेजिडेंट होगी। अब क्लियर हुआ, अगर वहां नॉन रेजिडेंट है तो यहां रेजिडेंट, यहां रेजिडेंट है तो वहां नॉन रेजिडेंट, बात तो वही है, वहां रेजिडेंट तो यहां नॉन रेजिडेंट, यहां रेजिडेंट तो वहां नॉन रेजिडेंट। ठीक, आगे चलते हैं। ये था आपका सेक्शन 6 एंड नाउ द सेक्शन 6 इज ओवर। हमें अब आपको बताना है सेक्शन 7। ये वो चीजें थी जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में नहीं देखी थी, जिसको हम लोगों ने इस सेशन के लिए रोक लिया था। अगर हम बात करें सेक्शन 7 के लिए, सेक्शन 7 है आपका इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। अगर आपको याद हो तो मैंने इनकम रिसीव्ड का मतलब बताया था आपको। कोई भी इनकम केवल एक बार रिसीट होती है, एक ही इनकम 2 बार रिसीट नहीं होती। और मैंने कहा था अगर मैं विदेश में कमाता हूं और विदेश से मैं लेने के बाद इनकम मैं इंडिया में भेजता हूं, दैट इज द रेमिटेंस, दैट इज नॉट द रिसीविंग ऑफ इनकम इन इंडिया। याद होगा आपको, लास्ट सेशन में देखा था। हाँ, डायरेक्ट इंडिया में मंगाता हूं, दैट इज द रिसीविंग ऑफ इंडिया, रिसीविंग ऑफ इनकम इन इंडिया। ठीक, इनकम रिसीव्ड होना और अमाउंट का रिसीव्ड होना, दोनों में फर्क है। जरूरी नहीं कि जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ हो दैट इज द फॉर्म पार्ट ऑफ माई इनकम, नॉट एट ऑल। ईच एंड एवरी रिसीट इज नॉट एन इनकम and I am here just using the word receiving of the income, and each and every item which I am going to receive is not an income। ये भी पक्की बात है। हाँ सर, ये भी पक्की बात है कि हर वो अमाउंट जो हम रिसीव कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो इनकम हो, और हर एक वो अमाउंट जो हम रिसीव कर रहे हैं अगर वो फर्स्ट टाइम रिसीविंग है इंडिया में तो ही हम उसको यहां पर इनकम ट्रीट करेंगे। ये सेक्शन आया क्यों? अगर हम इस सेक्शन के आने की बात करें तो वर्ड जरा ढंग से देखें, मैंने यहां पर एक वर्ड यूज नहीं किया है, इन इंडिया। हां या ना जी, ये वर्ड मैंने यूज नहीं किया, जबकि थ्योरी जब मैंने लिखवाई थी सेक्शन 5 में जाकर आप पेज पलटे पीछे जाएं, सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, उसमें ऊपर देखेंगे इन इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया तीनों में टैक्सेबल था। दूसरा इनकम रिसीट और डीम टू बी रिसीव्ड, इधर इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वर्ड लिखा है, लेकिन यहां पर मैंने इन इंडिया वर्ड को हटा दिया। हम केवल इतने फ्रेज को लेकर चल रहे हैं, इतने एक सेंटेंस को कवर करके चल रहे हैं, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड, इन इंडिया नहीं, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड। इट मींस ये वो अमाउंट हैं विच आर टू बी ट्रीटेड एज इनकम रिसीव्ड बट
actually the amount of income has not been received by the SSE. I am an SSE. I am just going to receive any one of these amount. ये 4 अमाउंट हैं. I am receiving any one of these 4 amount. Actually, I am not receiving it, but for the purpose of charging the amount of tax under this act, it would be treated as income deemed to be received. Is it clear? केवल इस एक्ट के को लागू करने के लिए इन 4 अमाउंट पर हमने मान लिया कि ये इनकम रिसीव्ड हुई है, बट एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग टू रिसीव. हाउ एंड व्हाई? ये कौन सी वो अमाउंट हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे. लेकिन हम सेक्शन 7 को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना चाहेंगे. वो इसलिए स्टॉप करना चाहेंगे क्योंकि जो चीज मैं अब समझाने जा रहा हूं उसको समझ लेने के बाद ही ये सेक्शन 7 अपने आप समझ में आएगा. मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं आपसे पूछूंगा तो आप खुद जवाब देंगे, सर ये सेक्शन 7 में जाएगा, सर ये सेक्शन 7 में जाएगा. ये 4 में से 3 पॉइंट तो आप खुद बोल लेंगे. तो पहले हम उस टॉपिक को समझाते हैं, और जो टॉपिक हम समझाने जा रहे हैं वो है आपका प्रोविडेंट फंड. और ये प्रोविडेंट फंड सैलरी हेड में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस बेस को ख़त्म करने के बाद हम लोग जब सैलरी चैप्टर को देखेंगे तो वहाँ पर प्रोविडेंट फंड आएगा, और वहाँ पर मैं आपको प्रोविडेंट फंड को केवल समराइज करूँगा. डिटेल में आज देख ले रहे हैं, लेकिन डिटेल में आज देख ले रहे हैं, लेकिन समरी हम उस समय आपको बता देंगे, खट 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 रिविज़न करवा देंगे, और आज के दिन के क्लास के आपको याद भी दिलवाएंगे. क्या है ये प्रोविडेंट फंड? इसको हिंदी में कहते हैं होता क्या है कि हर आदमी काम करता है जब उसके पास ताकत होती है. धीरे धीरे एज बढ़ती है, बट ऑब्वियस है बंदा पूरे जन्म भर काम नहीं करेगा. आज के दिन उसके में ताकत है. ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है. ये मिस्टर बी बलवान इसके पास आया, कहता है मैं आपके यहाँ काम करूँगा मालिक, आप मेरे मालिक हो, आप एम्प्लॉयर हो और हम आपके एम्प्लॉय हूँ. मैं मिस्टर बलवान हूँ, मुझे से काम लो. और मिस्टर बी इसके यहाँ काम करने लगा. आफ्टर स्पेंडिंग ऑफ 30 years of its life, now Mr. B is going to be retired. Now he is not Mr. B बलवान, he will become Mr. B बेचारा. आखिर ये 30 साल जब काम कर लेगा उसके बाद क्या इसको खाने के लिए रोटी नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, क्या परिवार के लोगों को देखना नहीं है? सर बात तो बिल्कुल सी, पैसा कहाँ से आएगा, कौन नौकरी देगा, निकाल बाहर कर दिया जाएगा. उसके लिए कहा गया ये है आपके लिए भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड. आज आप मिस्टर बलवान हैं, आज से आप अपने लिए पैसों का अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए. आप अपने पैसों का प्रोविडेंट फंड बनवाइए. आप सारा पैसा घर लेकर मत जाइए, आप इस पैसे का कुछ यूज करिए, कुछ ऐसे फंड में अपने पैसों को इन्वेस्ट करिए जिससे एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट यू कैन गेट अ हैंडसम अमाउंट सो दैट यू कैन यूज इट. तो ये एम्प्लॉय है और ये एम्प्लॉयर है. अब हुआ क्या, मिस्टर ए 10,000 रुपये इसको सैलरी देता है. ठीक, इसके हाथ में 10,000 जाता है. 30 साल बाद इसको कुछ नहीं मिलेगा. लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अगर हम इन लोगों के लिए आज नहीं देखेंगे तो 30 साल बाद ये हमारे लिए, हमारे देश के ऊपर या इन टोटालिटी देखा जाए तो हाँ दे विल बिकम बर्डन. और गवर्नमेंट, बट ऑब्वियस है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, ये हमारे माई बाप की तरह होती है गवर्नमेंट अपने बच्चों के हेल्थ की सेफ्टी के लिए. ओके, उनके खाने पीने का ध्यान रखने के लिए. तो गवर्नमेंट कहती है आप मेरे भरोसे मत रहो, हम आपको आपके डिपेंड करने जा रहे हैं. कैसे करने जा रहे हैं इसको बोला गया, एक काम कर 2,000 रुपये इसके में से काट ले और 2,000 रुपये तू अपने पास रख ले. तू इसको हाथ में कितना देगा मिस्टर बी को? 8,000. इसके में से तूने 2,000 काट लिए. इसने कहा हाँ मैंने काट लिए सरकार, मैंने इसके 2,000 रुपये काट लिए. सरकार कहेगी इस 2,000 को आप प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर कर दीजिए. ठीक, कितना चला गया प्रोविडेंट फंड में?
सरकार ने कहा जितना ये पैसा चार्ज करेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी भी 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, हम 2000 रुपए की और कर लेते हैं। ये एम्प्लॉय का 2000 था, ये एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से उतना ही रुपया निकालेगा और ये भी ट्रांसफर कर देगा प्रोविडेंट फंड में। किसके नाम से? एम्प्लॉय के नाम से। अब अगर देखा जाए तो एम्प्लॉय को हाथ में कितना मिला? 8000। और उसके अकाउंट में कितना ट्रांसफर हुआ? 4000। कितना ट्रांसफर हो गया? 4000। टोटल उसको सैलरी कितनी मिल गई? आई दादा, 8000 नहीं 12000 मिल गई। इन हैंड उसको सैलरी 8000 मिली है, लेकिन देखा जाए इन टोटालिटी ही इज गेटिंग द बेनिफिट इक्वल टू ₹12,000। नाउ द गवर्नमेंट प्रमोट सच टाइप ऑफ स्कीम। गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम को प्रमोट करती है और गवर्नमेंट कहती है कि हर एक एम्प्लॉयर को भी चाहिए कि एम्प्लॉई के प्रोविडेंट फंड के लिए पैसा जमा करे। तो प्रोविडेंट फंड एक्ट है। कौन सा एक्ट है? एक्ट है प्रोविडेंट फंड एक्ट। 2 एक्ट हैं, एक स्टैट्यूटरी है, एक अदर है। स्टैट्यूटरी एम्प्लॉय और ये अदर्स के लिए है। इनके ऊपर जो लगता है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925, और जो बाकियों के लिए लगता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोविडेंट फंड एक्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है अदर प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। उल्टा हो गया, 25 को 52 कर दिया गया। फिलहाल यहाँ पर हम ये चीज़ नहीं देख रहे हैं। अब बात समझ में आई। हम बाद में देखेंगे किस तरह के एम्प्लॉयज़ हैं। ये क्लियर हुआ कि हम किस चीज़ को देखने जा रहे हैं। हाँ, हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, हम ये चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कौन से इनकम पर कौन से अमाउंट पर कब टैक्स लगेगी और कब टैक्स नहीं लगेगी। सर आप पढ़ा क्या रहे थे और आप पढ़ा क्या रहे हैं? मैंने आपको सेक्शन 7 बताना था और मैंने उसको मिटका दिया। मैंने कहा सेक्शन 7 समझने के लिए आपको प्रोविडेंट फंड पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 7 की जो हेडिंग थी दैट वाज इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। अब आप बताइए ये अमाउंट क्या इसको रिसीव हुआ? नहीं सर, 30 साल के लिए अमाउंट कहीं और चला गया। क्या इसको रिसीव्ड हुआ? नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसकी टोटल इनकम कितनी है हर महीने की, तो आप तपाक से जवाब दोगे 12000, 4000 या 8000। आप ही तो बोल रहे हैं कि एक्चुअली द अमाउंट ऑफ इनकम इज नॉट रिसीव्ड बाय द एसएससी इन हैंड, बट यस दिस इज द अमाउंट ऑफ इनकम of the SSC and must be includable in the total income of the SSC. Yes or no? Are you agree with me? यहाँ सर ये 4000 भी इसमें जुड़ेगी और आप बोलेंगे 12000 रुपए की इनकम। हम भी एग्री करते हैं 12000 की इनकम, लेकिन अगर हम इसको सीधे सीधे 12000 जोड़ लें तो क्या सरकार ऐसे इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रही है? अगर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है, ऐसे अमाउंट को प्रमोट करना है, तो आपको यहाँ पर छूट देनी पड़ेगी। जी सर, तो उसके लिए बनाया गया प्रोविडेंट फंड का हिसाब किताब। जरा देखते हैं क्या बनाया गया। हटा दें, अब समझ में आई बात। हाँ, एक चीज और मुझे समझानी है कि इस 2000 पर जो एम्प्लॉय वाला 2000 है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। पैसा तो बैंक में जमा हो गया तो उस पर इंटरेस्ट मिलना है। जी, पैसा तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा हो गया तो उस पर इंटरेस्ट तो मिलना ही है एम्प्लॉयर्स। हाँ, और जब रिटायरमेंट होगा क्या होगा? 4 अमाउंट हुए, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। और जब 30 साल बीत जाएंगे हम इन 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है। अगर मैं बोलूं पहला प्रोविडेंट फंड होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जिसको हम शॉर्ट में एसपीएफ भी बोलते हैं।
और मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और लोकल अथॉरिटीज होती हैं वहां पर ये एप्लीकेबल होता है। सेकंड को हम लोग कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। थर्ड को कहते हैं हम लोग अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और लास्ट को हम कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या बोलते हैं? चार है। पहला है आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, थर्ड है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और लास्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या है ये प्रोविडेंट फंड? ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, यानी यहां इन दोनों में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है। सर बात बिल्कुल सही है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होगा तभी तो आपकी वो कहानी सही होगी। जी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो उस केस में भी रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड। मैं अगर अपनी बात करूं, क्या मैं कभी रिटायरमेंट लूंगा या नहीं, ये तो सर आप बताएंगे। क्या मैं कभी रिटायर्ड होऊंगा या नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे सर। एक समय आएगा जब आपको रिटायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट ने इनके लिए तो सोच लिया, इनके लिए क्या, मेरे लिए क्या, मैं किसके अंडर में काम करता हूं? क्या उस समय मुझे खाने और कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। उसके लिए है एनी पर्सन, यानी अगर मैं चाहूं अपने लिए प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करना, यस आई कैन डू। मैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जाऊंगा। यानी अगर कोई एम्प्लॉय है वो भी जा सकता है, एम्प्लॉयर भी जा सकता है, कोई भी बंदा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जा सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के नाते एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जाएगा। अदरवाइज दे कैन गो देयर आल्सो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में यहां इंडिविजुअली एनीबडी कैन गो देयर। इज इट क्लियर? जी, यहां पर एप्लीकेबल होता है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। यस, यहां एप्लीकेबल होता है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। इज इट क्लियर? जी सर, मैं हटा रहा हूं इसको, अगर आपने नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है। मैं रब करने जा रहा हूं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हाँ या ना? बिल्कुल सही है सर। फुल फॉर्म में लिखने की जरूरत है? लिख देता हूं।
चल, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ, ढंग से देखेंगे, इधर ध्यान इधर देखेंगे। पहली चीज तो ये, पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है भाई साहब इधर, कि जब मैं लिखूं कॉपी पे हाथ ना चले। जब मैं यहां पर हूं ध्यान आपका यहां होना चाहिए। अगर मैं यहां हूं और आपका ध्यान कॉपी में है तो इसका मतलब गड़बड़ है। यू आर नॉट गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। इन फ्यूचर यू हैव टू मग अप ऑल द थिंग्स एंड इट इज टू बैड। अब मैंने मिटा कर किया, आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी मिटा कर लिखेंगे। इधर देखें, ध्यान देखेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले 5 पॉइंट बताया ना कि हम लोग को प्रोविडेंट फंड में केवल इन 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कस करना है जी। पहला पॉइंट है आपका एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, दूसरा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, थर्ड है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, और लास्ट है आपका लंप सम अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट जी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की। आप लोग 2 चीजें याद रखेंगे फ्यूचर में, मैं यहीं लिख रहा हूं, जगह नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूं। आपको सेक्शन 80 पढ़ना है, सेक्शन 10 पढ़ना है और सेक्शन 88, 89 पढ़ना है। क्या फर्क है इसमें 80, 88, 89 एंड 10 में, क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा जगह ले लूं बताने के लिए। सेक्शन 80 को हम लोग नाम देंगे डिडक्शन, सेक्शन 10 को हम लोग नाम देते हैं एग्जेम्पशंस, और 88, 89 को हम लोग नाम दे देते हैं रिबेट एंड रिलीफ। क्लियर? ये जो 80 में डिडक्शंस हैं, ध्यान देंगे इधर, छोटी सी बात है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। अगर नहीं पता चला तो आगे चलकर टेंशन होगी, अदरवाइज अगर पता चल गया तो हमेशा के लिए टेंशन खत्म। सेक्शन 80 मतलब डिडक्शन, सेक्शन 10 मतलब एग्जेम्पशन। यानी अगर मैं अभी भी बोलूं, आगे मैं कभी भी बोलूं एग्जेम्पशंस, तो आप याद रख लेंगे सेक्शन 10 की बात हो रही है। मैं बोलूंगा एग्जेम्पशन, इसका मतलब सेक्शन 10 की बात हो रही है, 10 मतलब एग्जेम्पशन। अगर मैं कहूं डिडक्शन तो 80 मतलब डिडक्शन, और मैं कहूं रिबेट एंड रिलीफ तो 88, 89 की बात हो रही है। तीनों में फर्क क्या है? गवर्नमेंट ने डिफरेंट बेनिफिट्स दिए हैं अपने एसएससीज को। गवर्नमेंट ने डिफरेंट बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं। आपकी इनकम 1 लाख है, टैक्स लग रहा है केवल 80,000 पर। आपकी 2 इनकम है, एक है 80,000 और एक है 20,000। टोटल इनकम कितनी? 1 लाख सर, लेकिन टैक्स कितने पर लग रहा है? 80,000। अब ये 2 तरीकों से 80,000 पर टैक्स लग सकता है। या तो आप ये 20,000 माइनस कर लें, क्योंकि कोई चीज एडिशन में है, उस एडिशन का डिडक्शन मिल रहा है। अब चाहे वो 80,000 का 20,000 हो, चाहे ये 20,000 हो, किसी एडेड इनकम का डिडक्शन कहलाता है। कोई चीज मेरी टोटल इनकम में शामिल है, उसमें से माइनस कर देना, वो बेनिफिट है। ऊपर टोटल इनकम में शामिल है, नीचे हम माइनस कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं डिडक्शन। गवर्नमेंट ने कहा भाड़ में जाए ऐसी इनकम, जब घटाना ही था तो जोड़ा क्यों? जब यहां घटाना ही था तो जोड़ा क्यों? तो गवर्नमेंट ने कहा बात तो बिल्कुल सही है, ना तुझे जोड़ूंगा और ना तुझे घटाऊंगा। अगर जुड़ा हुआ है तो बेनिफिट देने के लिए घटाना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज डिडक्शन। ना जोड़ो ना घटाओ, सीधे बोल दो एग्जेम्पशन।
ओ यानी वो 20,000 मुझे मिला, लेकिन मैं पहले जोड़ता बाद में मैं माइनस करता, उसको हम कहते हैं डिडक्शन। लेकिन गवर्नमेंट ने सीधे कह दिया दिस इज योर इनकम, बट दैट अमाउंट ऑफ इनकम, गवर्नमेंट ने कहा दिस इज योर इनकम बट दिस अमाउंट ऑफ इनकम इज नॉट टू बी एडेड फर्स्ट इन योर टोटल इनकम, that's why there is no need to get the deduction thereof. You can get the exemption that income directly, it will be treated as an exemption of the income. आप इस इनकम को एग्जेम्प्ट कर लिए, ना जोड़ो ना घटाओ, बात खत्म, टेंशन फ्री हो जाओ। अब बात समझ में आई, तो ना जोड़ा गया ना घटाया गया, वो एग्जेम्प्ट हो गई इनकम। बात तो यही आती है 80,000। तो दो तरह से फायदा दिया जा सकता है, जुड़ा हुआ है माइनस कर लो, जोड़ना है ना घटाओ, एग्जेम्प्ट हो गया। 88 एंड 89 रिबेट एंड रिलीफ कभी फ्यूचर में बात करेंगे, फिलहाल आज इस पर नहीं आते। 88 एंड 89 यूज होता है, बता देते हैं नहीं तो दिमाग में खुजली होगी। रिबेट एंड रिलीफ कहाँ यूज होता है, ढंग से सुनेंगे, कि आपका टोटल टैक्स कैलकुलेट हो गया, इनकम को माइनस करके बेनिफिट देना पहला बेनिफिट, इनकम को टोटल इनकम में शामिल ना करना दूसरा बेनिफिट, और तीसरा बेनिफिट जितना टैक्स आएगा टैक्स अमाउंट में से टैक्स का डिडक्शन देना, ये रिबेट एंड रिलीफ कराता है। इनकम में से डिडक्शन देना डिडक्शन कहलाता है, इनकम को ना जोड़ना एग्जेम्पशन कहलाता है, और टैक्स में से कोई डिडक्शन देना या बेनिफिट देना रिबेट एंड रिलीफ कहलाता है। और जब मैं सेक्शन 10 वर्ड यूज करूंगा ना, तो इसके साथ हमेशा एग्जेम्पशन वर्ड को एग्जेम्प्ट ना लिख करके टोटल डिटेल में क्या लिखा जाता है, इनकम्स विच डू नॉट, लिखना मना है इधर, फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इसको हम समरी में बोलते हैं एग्जेम्पशंस। यानी कोई भी इनकम जो नहीं है आपकी टोटल इनकम का हिस्सा, ना जोड़ो ना घटाओ। भरोसा नहीं है तो बिल्कुल भरोसा करना पड़ेगा। आपको जो बुक दी गई है उसमें एक चैप्टर आपको पढ़ना है सेक्शन 10, और मैंने लास्ट में ये चैप्टर दिया हुआ है, देखें चैप्टर नंबर नीचे दिया हुआ है, इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इसी को हम कहते हैं सेक्शन 10। जब आप इस चैप्टर को ओपन करेंगे तो आपको केवल सेक्शन 10 सेक्शन 10 सेक्शन 10 सेक्शन 10 सेक्शन 10 सेक्शन 10 की बात दिखाई देगी। फिलहाल हम अब आपको ये समझा सकते हैं कि अब हम आपको क्या बोलेंगे। यहाँ पर बेस समझ में आना चाहिए, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आगे की चीज़ें बड़ी आसानी के साथ समझ में आती हैं। हाँ, थोड़ा दुखी होने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये बेस है, बेसिक थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन वंस यू विल कम टू नो यू विल बी स्ट्रॉन्गर वन। देखिए इधर ध्यान दें, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अगर एम्प्लॉय को 10,000 रुपए दिए गए हैं सैलरी, तो उसके हाथ में सैलरी कितनी पहुंची, 10,000, उसमें से 2,000 मालिक ने वापस काटे, जुड़ा हुआ है उसमें से काटे 2,000, तो कोई चीज जुड़ी हुई है, 10,000 रुपए मालिक ने अपने एम्प्लॉय को दिए और 2,000 रुपए निकाल लिए, तो उसके हाथ में सैलरी तो आई 10,000। बताओ टैक्स कितने पर लगना चाहिए, 10,000 पर या 8,000 पर? सर जेन्युइनली तो 8,000 पर, क्योंकि 2,000 रुपए तो बेनिफिट मिलना चाहिए। या आप बोल रहे हैं 2,000 का बेनिफिट मिलना चाहिए एम्प्लॉय को, क्योंकि एम्प्लॉय अपने हाथ में नहीं ले रहा बल्कि फ्यूचर के लिए जमा कर रहा है, और इससे गवर्नमेंट को भी फायदा है, देश को भी फायदा है, और उस एम्प्लॉय को भी फायदा है। तो बताओ 10,000 पर टैक्स लगाए या 8,000 पर? सर 8,000 पर लगाइए ना, तो 2,000 क्या करें, माइनस कर दीजिए। तो कोई चीज़ ऊपर एडेड होती है उसको माइनस करने का मतलब डिडक्शन, यानी ये डिडक्शन मिलेगा, इसका फायदा एम्प्लॉय को मिलेगा। और डिडक्शन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो सेक्शन 80C पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा सेक्शन, 80C। तो 80C अवेलेबल होगा, बिल्कुल अवेलेबल होगा, बिना सोचे समझे अवेलेबल होगा। क्लियर जी। एम्प्लॉयर की बात करें, एम्प्लॉयर 10,000 उसकी सैलरी है, एम्प्लॉयर ने 2,000 रुपए दिया और उसके बाद 2,000 रुपए एक तरह से निकाल लिया, क्योंकि वो डायरेक्ट जमा करेगा, ना इसको देगा ना इसके में जमा, डायरेक्ट क्या करेगा एम्प्लॉयर, अपने खाते में, उसके खाते में डायरेक्ट जमा कर देगा। इसको नहीं दिया, डायरेक्ट उसके खाते में जमा कर दिया, तो मिला तो इसी को, तो पहले जोड़ो फिर घटाओ।
तो ना जोड़ो ना घटाओ, बात तो वही आई 8,000। 10,000 को आप 2,000 माइनस कर चुके हैं, 2,000 पहले जोड़ेंगे अब एम्प्लॉयर का, फिर नीचे घटाएंगे, तो उसको ना जोड़ो ना घटाओ कि क्या करें सर, एग्जम्पशन दे दीजिए ना। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, सोचना क्या है। तो अगर डिडक्शन और एग्जेम्पशन आपको समझ में आ गया तो ये डिडक्शन है, ये एग्जेम्पशन है। इनका क्या करें सर, इंटरेस्ट को भी ऐसे ही, क्योंकि बुढ़ापे के लिए दे रहे हैं और ये गवर्नमेंट के लिए फायदे की चीज है, एम्प्लॉय के लिए भी फायदे की चीज है, देश पर बोझ नहीं है, हर चीज का फायदा है, तो क्यों नहीं इसको छूट दे दी जाए। इंटरेस्ट पहले जोड़ना पड़ेगा फिर माइनस करना पड़ेगा, ना जोड़ो ना घटाओ, एग्जेम्प्ट कर दो। ओ कितना आसान है, माफ कर दो। और जब बुढ़ापे में वो पैसा लेगा, पैसा निकालेगा, तो क्या उस पर टैक्स लगा दें सर, आप भी अजीब बात करते हैं। अब तो उसको उस पैसों की जरूरत है, तो क्या टैक्स नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। पहले भी देखो तो उसने लॉ को फॉलो किया और लॉ को फॉलो करने के कारण उसको माफी मिली थी, ऐसा नहीं था टैक्स नहीं लगा। एक तरह से टैक्स लग ही चुका है क्योंकि उसने लॉ को फॉलो किया था, इसलिए उसने माफी ले ली थी। अब बुढ़ापा आ गया तो उसको माफी मिलनी चाहिए, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? नो सर। अब इसकी बात कर लेते हैं। इधर ये मैंने आपको बताया, यहां पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एनी बडी कैन डांस ABCD, लेकिन अगर मैं बात करूं एनीबडी कैन इन्वेस्ट देयर फंड इन दिस अकाउंट, इट इज ऑफ नो यूज टू हैव द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो एम्प्लॉयर तो यहाँ है ही नहीं, एम्प्लॉयर तो यहाँ है ही नहीं, कोई भी पैसा जमा कर सकता है, तो सरकार उसको अपने पैसों पर आपको 80C का बेनिफिट देगी ही देगी। आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा उस पर एग्जेम्पशन मिलेगा ही मिलेगा, बुढ़ापे में पैसा निकालेंगे तो भी आपको माफ़ी मिलेगी ही मिलेगी। कहीं कोई फर्क आया? पब्लिक प्रोविडेंट फंड और स्टैट्यूटरी में अंतर केवल एम्प्लॉयर का था, नथिंग, ईच एंड एवरीथिंग वाज सेम। बचा क्या? ये दो। अब 2 मिनट यहां पर भी डिस्कस करने पड़ेगी। सर कितनी बातें आप बोलते हैं, बोलते बोलते थकते नहीं है क्या? थक गए हैं, क्या करें? बोलूं? जी सर। 2 तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करें तो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड नॉन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ढंग से सुनेंगे, हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स टू गेट इट ओवर। खत्म होने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है अब आपको जम्हाई आ रही होगी, उबासी आ रही होगी, नींद आ रही होगी, बोर हो रहा होगा, बोझ हो रहा होगा। इधर सुनेंगे ढंग से। आँख खोल लो। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो प्रोविडेंट फंड होता है, मैं एम्प्लॉयर हूं, आप मेरे एम्प्लॉय हैं, मैंने एक ऐसा प्रोविडेंट फंड आपके लिए बनाया। हम गवर्नमेंट नहीं है, मैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हूं, मैंने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक ऐसा प्रोविडेंट फंड मेंटेन किया है जो प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। मैंने एक ऐसा प्रोविडेंट फंड आपके लिए बनाया, एम्प्लॉय के लिए बनाया, जिसमें सारे के सारे प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। तो वो रिकॉग्नाइज्ड है सर, सोचना नहीं है, आप रूल को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब वो रिकॉग्नाइज्ड है। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि I tried my best to fulfill all the rules and regulation and provision, but I was failed to follow 100% of the rules and regulation. I was deviated somewhere in some of the sections. I was deviated. Then what to do? अगर मैं डेविएट हो गया तो सर वो अनरिकॉग्नाइज्ड। स्टॉप, रुक जाएं। अगर मैं डेविएट कर गया
तो उस डेविएशन के लिए मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं कमिश्नर साहब के पास जाऊँगा और कहूँगा साहब मैंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोविडेंट फंड बनाया है, मैंने सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन ये 3 4 5 पॉइंट है जहाँ पर मैं थोड़ा भटक सा गया हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं इनको लेकर आगे चलूँ। कमिश्नर साहब ने कहा ठीक, ये ले मेरी साइन। जहां उन्होंने साइन कर दिया, इसका मतलब ये even though I have been deviated with some of the provisions of the law, but due to having the recognition made by the commissioner, it would be said that I have maintained a recognized provident fund. Means recognized provident fund in दो में से किसी एक कंडीशन में बन सकता है if I had followed all the rules and regulations which are given under Provident Fund Act 1952, or due to having some deviation if I got the prior approval of the Commissioner of Income Tax, then in that case it will be said that the recognized provident fund is to be maintained by the organization, otherwise it would be said that it is a case of unrecognized provident fund. अब मैं आपसे अगर बोलूं कि गवर्नमेंट किसको प्रमोट करना ज्यादा पसंद करेगी, रिकॉग्नाइज या अनरिकॉग्नाइज्ड को नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन केस में, आपका जवाब होगा ये। जरा देखें, क्या एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलना चाहिए सेक्शन 80 का? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। इस केस में गवर्नमेंट ने कहा एम्प्लॉयर की जितनी मर्जी हो उतना इन्वेस्ट कर देगा, उतना फंड डाल देगा ना, यहां पर टैक्स इवेजन होने की चांसेस हैं। गवर्नमेंट ने यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया अप टू 12% ऑफ सैलरी, ठीक है, अप टू 12% ऑफ सैलरी इज एग्जेम्प्ट। माफ तो है लेकिन 12% तक। इंटरेस्ट के लिए बोला गया, चाहे वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट हो, चाहे एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट हो, कोई फर्क नहीं देखा गया। बोला गया अप टू 9.5% इज एग्जेम्प्ट। न्यूमेरिकल आएगा तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, 9.5% ऑफ व्हाट एंड 12% ऑफ व्हाट। अभी तो आप फिलहाल इतना समझ लीजिए। एंड लास्टली, जितना टैक्स लगाना था उतना लग चुका, अब आपको ज़्यादा टैक्स कुछ भी नहीं देना बुढ़ापे में, जब आप रिटायर होंगे कोई अमाउंट नहीं देना, दैट इज द एग्जेम्प्ट वन। कितना सा आसान था। गवर्नमेंट ने केवल बोला है अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो एम्प्लॉय को छूट मिलेगी 80C के शर्तों के तहत, एम्प्लॉयर वाले अमाउंट पर एग्जेम्पशन मिलेगा बट अप टू 12% ऑफ सैलरी, वाइल इन द केस ऑफ इंटरेस्ट इधर इट इज अ केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, बोथ ऑफ दीज टू सिचुएशंस एग्जेम्पशन विल बी गिवन अप टू 9.5%. Is it clear? And at the time of the retirement or lump sum amount is exempted at all. Unrecognized में सेक्शन 80 मिलना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, इसकी बात करें, इसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया। सर बोलने से पहले आप सोचा करिए। क्या सोचूं? सर आप ये ना अनरिकॉग्नाइज्ड की बात कर रहे हैं तो आप सोचिए यहां आपने एग्जेम्प्ट क्यों लिख दिया? ये तो आप फायदा दे रहे हैं एम्प्लॉयर को। अगर एम्प्लॉयर को आप फायदा देंगे तो वो अनरिकॉग्नाइज्ड ही बनाएगा, घाटा तो बेचारे एम्प्लॉय को। थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा पेशेंस करें। ये आपको दिख रहा है इनाम, लेकिन ये इनाम नहीं है, ये स्लो पॉइजन है। कर बेटा गलती, करता जा, तू गलती करता जा, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी गलती करेगा सब माफ, और सब गलतियों की तुझे एक बार में सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। वो कब मिलेगी एक बार में सजा? वो यहां मिलेगी। जिसकी गलती है उसके अमाउंट पर सजा दो, बेचारे एम्प्लॉय पर तो कोई सजा ना दो। एम्प्लॉय वाले अमाउंट को टैक्सेबल तुरंत कर दिया। अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट है, हर साल टैक्स लगा दो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो उसको माफी मत दो, यानी टैक्स लगा दो। माफी ना देने का मतलब 10,000 में से 2,000 माइनस नहीं हुआ, सीधे 10,000 पर टैक्स लग गया, 2,000 पर एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ा। ये जो इनकम आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है एम्प्लॉय को, उस पर तुरंत टैक्स लगा दो। माफी दे दो किसको? एम्प्लॉयर के अमाउंट पर माफी दे दो, चाहे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो चाहे वो इंटरेस्ट हो, माफी दे दो। सर आप अजीब बात बता रहे हैं, मैंने बताया तो ये स्लो पॉइजन है, अभी देते जाओ। जब वो रिटायर होगा ना तो क्या करेंगे?
टैक्सेबल करेंगे। क्या? ओनली। ओनली व्हाट सर, समझ में आ गया। ओनली क्या? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयरऑन। जी सर, हटा दूं अब? नोट करना है 2 मिनट, नोट कर लीजिए। 2 मिनट आपको छूट है। तब तक मैं अभी कुछ पानी पी लूं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन 7। हार्डली 5 मिनट्स, आपका मेन टॉपिक खत्म हो गया और बहुत बड़ा टॉपिक था ये। 5 मिनट और लगेगा, सेक्शन 7 खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ध्यान दें इस पर, नोट करें। हटा दूं? जी सर हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे? अब इसी पूरे चार्ट से आपका तैयार होने वाला है, इसी पूरे चार्ट से आपका तैयार हो जाएगा, जानते हैं क्या? सेक्शन 7। कैसे सर? इसी से आपका, जी हाँ, इसी से बना है सेक्शन 7। सेक्शन 7 कहता है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। ऐसी इनकम जो एम्प्लॉय को मिली नहीं लेकिन मान लिया गया उसको मिली। कैसे? मैंने आपको शुरू में यह भी बोला था कि एक्ट अपने आप से अपना नाम रखने के लिए भी उसको एक सेक्शन चाहिए, सेक्शन नंबर 1। उसी तरह कोई भी काम करना है, अगर ये बोलता है ये माफ है तो ये भी बोलना पड़ता है ये टैक्सेबल है। यहां तक माफ है इतने में से, तब तो ठीक है। ये माफ है यहां तक, इसके ऊपर का क्या होगा? टैक्सेबल होगा। यहां तक माफ है, 12% तक माफ है, इसके ऊपर का टैक्सेबल होगा। कौन बोलेगा? सेक्शन 7। क्या बोलेगा सेक्शन 7? Employer's contribution in recognized provident fund in excess of 12% would be treated as income deemed to be received. अब समझ में आया? हाँ, दूसरा, interest on employers and employee, interest on a recognized provident fund in excess of 9.5% would be treated as income deemed to be received. हाँ, बात तो सही है, दूसरा पॉइंट भी बन गया, इसी से तो बना। कई लोग सरकार को मूर्ख बनाते हैं, मान लेते हैं 20 साल का मेंटेन करना था, 19 साल तक का हिसाब किताब यहां मेंटेन किया और 19 साल बाद वो लोग अपने आप को अच्छा बना लेते हैं, रिकॉग्नाइज करवा लेते हैं। तो सरकार ने 19 साल तक एम्प्लॉयर पर माफ 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 किया और 20 साल बाद ये पूरा माफ करवा लेते थे। सरकार को फिर चूना लग गया ना, पहले भी माफ था एम्प्लॉयर का, इधर भी माफ हो गया। 19 साल तक यहां मेंटेन किया, 20वें साल आकर के उन लोगों ने अपना प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज बनवा लिया। सरकार ने कहा कर ले तू लाख चालाकियां, हमसे नहीं छिपने वाला, हम आपके ऊपर तो टैक्स लगा देंगे। जब भी आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अपना अकाउंट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर करेंगे, जब भी आप अपना प्रोविडेंट फंड का अकाउंट अनरिकॉग्नाइज्ड वाला रिकॉग्नाइज्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो जितना भी नॉन टैक्सेबल अमाउंट है, ये तो टैक्स लग चुका है, ये नॉन टैक्सेबल था। जब भी आप यहां से यहां जाएंगे तो इस नॉन टैक्सेबल फिगर पर पहले टैक्स दे दो, फिर आप कन्वर्ट करना, हम आपका मान लेंगे इनकम डीम टू बी रिसीव्ड। तो 4 में से 3 पॉइंट तो यही हो गए इनकम डीम टू बी रिसीव्ड में। सेक्शन 7, income deemed to be received. Employer's contribution in recognized provident fund in excess of 12%. Yes or no? बिल्कुल सर। इंटरेस्ट ऑन recognized provident fund
इन एक्सेस ऑफ 9.5%, चाहे वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो या फिर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड, नॉन टैक्सेबल अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम unrecognized provident fund to recognized provident fund would be treated as income deemed to be received first. After that, the tax would be charged on that. The last, आप केवल इतना याद रख लें, हम कुछ भी नहीं बताने जा रहे। जब सैलरी चैप्टर चलेगा, कौन सा चैप्टर? सैलरी। तो उस सैलरी में जब हम डेफिनेशन आपको बताएंगे, सैलरी का डेफिनेशन सेक्शन 17(1), उसमें भी हम लास्ट में आपको कहेंगे नोट कर लो सेक्शन 80CCD, गवर्नमेंट का पेंशन प्लान है, नोट कर लो। जब हम एक्चुअल में सेक्शन 80 चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 6 कहते हैं, चैप्टर 6 से सेक्शन 80CCD पढ़ेंगे, जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको फ्लैशबैक में ले आऊंगा, सेक्शन 7 की भी याद दिलाऊंगा और आपको चैप्टर सेक्शन 17(1) सैलरी का भी याद दिलाऊंगा, और उसके बाद मैं कहूंगा देखो सेक्शन 80CCD में ये है। तो लेट इट बी, फॉरगेट अबाउट दैट, याद रखें फोर्थ पॉइंट आपका 80CCD ही है। पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का, फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं। 3 चीजें याद करनी है आपको। पहला, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12%, interest in recognized provident fund in excess of 9.5%, the last non-taxable amount transfer from unrecognized provident fund to recognized provident fund, and the fourth one मैंने कहा भी भूल जाए, 80CCD केवल दिमाग में सेट रखें। आज की क्लास इतनी, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।